नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे दर्शक जानते हैं, एक साथी हुआ करते थे तरुण तेजपाल, और तरुण तेजपाल को अब भी क्यों नहीं भूल पा रही है भाजपा और मोदी सरकार। बंगालू लक्ष्मण के स्टिंग से परेशान, या फिर गुजरात दंगों पर उनकी तहलका की रिपोर्टिंग से परेशान भाजपा और नरेंद्र मोदी कब तक उन्हें परेशान करते रहेंगे। सरकारी खर्चे पर हिसाब कब तक बराबर करना, कहां तक उचित है। आज तरुण तेजपाल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, रोजगार मेला, राहुल गांधी का जन्मदिन, आदिवासी वनवासी राष्ट्रपति, इतने मुद्दे हैं। इन किसी मुद्दे पर मीडिया में खबर नहीं मिलेगी। वहां तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री की कि रूस राष्ट्रपति ने फ्रांस और वहां जलवा कायम कर दिया, जबकि वहां के एक अखबार ने सच छाप दिया कि मोदी की जितनी बेइज्जती की है ट्रंप ने, इतनी कभी नहीं हुई। और फिर भारतीय विदेश सचिव को आके बताना पड़ा कि हमारी 500 वर्ष से धाक है, आज पहला दिन नहीं है। ये कह के 7,000 वर्ष कहा है उन्होंने। अब पता नहीं 7,000 वर्ष पहले प्रधानमंत्री था भारत में कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। असल में सर, झूठ बोलते बोलते हम भूल जाते हैं हम क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में यही दिक्कत है। हम लोग को बचपन में बताया गया था, बचपन में बताया गया था कि झूठ बोलने में याद रखना पड़ेगा और वो संभव नहीं है। इधर झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, झंझट ही नहीं है कुछ। नहीं, शिव कुमार मिश्रा, संजय जी को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम झूठ बोलते ही नहीं है। कल क्या बोला था, आज क्या बोला था, हमें याद रहता है। तो सर, क्या है ये पूरा मामला तरुण तेजपाल का? तरुण तेजपाल से अब भी क्यों परेशान है मोदी और भाजपा? तरुण तेजपाल एक तहलका नाम से एक मैगजीन चलाते थे, माने एक पब्लिकेशन हाउस है, वेबसाइट था, और तहलका ने सबसे पहले स्टिंग किया था। स्टिंग बंगारू लक्ष्मण 2013 से पहले, बंगारू लक्ष्मण तब भाजपा के अध्यक्ष होते थे, और एक स्टिंग में माने तहलका का स्टिंग था जिसमें वो कैश लेते हुए किसी से पकड़े गए थे। उस समय 1.5 लाख रुपए ही काफी होता था, 1.5 लाख रुपए कुछ लिया था उन्होंने, जो कैश लेते हुए पकड़े गए थे और स्टिंग पे दिखाई दिया। तो उसके बाद माने वो तो एक मामला था, और 2013 के आसपास 2014 माने मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तहलका ने बीजेपी के खिलाफ माने तहलका अच्छी रिपोर्टिंग करता था, निष्पक्ष अखबार जैसे कांग्रेस के खिलाफ भी करता, बीजेपी के खिलाफ भी जैसे पत्रकारिता होती थी वो तहलका ने भी की। तो तहलका ने लेकिन बीजेपी के खिलाफ अच्छी खबरें कई की, जिसमें बंगारू लक्ष्मण वाला यादगार है। और उसके बाद जो गुजरात दंगे पे तहलका ने बहुत रिपोर्टिंग की थी, और तहलका को इतना परेशान किया गया, मैंने उन्हीं दिनों ये मुकदमा था, इस पे आता हूँ, कि तहलका ने अंत में वो खबर छापने से अपने रिपोर्टर को, जिसको असाइन किया गया था एक काम, वो उसकी खबर छापने से मना कर दिया। वो रिपोर्टर थी राना अयूब, और राना अयूब ने अपना नाम भेष बदलकर, राना अयूब ने मैथिली त्यागी के नाम से ये वहां के रहकर काफी दिनों तक, और उसने स्टिंग की एक कई, और उसमें एक स्टिंग उसने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किया। और वो इतनी तेज, माने तेज या कहिए कि शातिर या जो कुछ भी कहिए आप, कि वो मुख्यमंत्री के यहाँ भी कैमरा वैमरा लेकर पहुंच गई थी, उनका भी इंटरव्यू कर लिया। और स्टिंग में जो होता है कि वो जान नहीं रहे कि रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसा कई लोगों का था। उसमें एक रिकॉर्डिंग वो भी थी कि एक भाई ने कहा कि हमने तो ऐसे मारा और ऐसे त्रिशूल पे उठाया और हमें मोदी जी ने बचाया वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट में वो सब इसलिए नहीं चला कि कोर्ट में ये दलील दी गई कि हम किसी नाटक का स्क्रिप्ट रिहर्सल कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। और जाहिर है नाटक के स्क्रिप्ट का रिहर्सल तो वो करेगा जो नाटक करता है, और आप स्क्रिप्ट कर रहे थे तो अपने आगे पीछे कब नाटक किया, कहाँ मंचन हुआ, वो सब पूछा जाता तो पता चल जाता कि वो झूठ था। लेकिन वो सब जांच नहीं हुई, और गुजरात दंगे का पूरा मामला जो है, जो तहलका ने जिसपे रिसर्च या रिपोर्टिंग की थी या स्टिंग किया था, वो पूरा मैंने राना अयूब कहती है कि मेरे पास सारा स्टिंग, कहती रही कई साल, अब तो कई बात पुरानी बात हो गई, कि मेरे पास सारा उसका सीडी है जो लोगों की स्वीकारोक्ति है स्टिंग के दौरान, उस पर कहीं कोई जांच वांच, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये
तहलका की रिपोर्टिंग थी, ये तहलका की रिपोर्टिंग का कमाल था। लेकिन तहलका पे उसी समय इतना दबाव था कि तहलका ने राणा अयूब की रिपोर्टिंग को, जो उसको असाइन किया गया था, जिसके लिए उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, जो उसको काम सौंपा गया था, वो रिपोर्ट जब उसने तैयार कर ली तो छापने से मना कर दिया गया। तब राणा अयूब ने एक किताब लिखी, गुजरात फाइल्स, जो काफी चर्चित हुई थी। नाम ही है गुजरात फाइल, एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप, माने एक लीपापोती की पूरी कहानी। ये है उसकी किताब, जो कई भाषाओं में बाद में अनुवाद हुई, और इसमें पूरी कहानी, वो कहानियां हैं जो तहलका में नहीं छपी। इसके अलावा जो तहलका में छपी वो तो सब अलग है, जिसकी चर्चा भी होती रही है, सब पुरानी बातें हैं, सब 213। उन्हीं दिनों तहलका के संपादक पर, ये तहलका के संपादक मतलब तरुण तेजपाल पर, उनके एक सहयोगी ने, उनकी एक जूनियर कर्मचारी ने बलात्कार का आरोप लगाया, और जाहिर है उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए गए। मैंने उनकी नौकरी तो थी नहीं, नौकरी जैसा नहीं था, शायद उन्हीं का, वो मालिकों में थे, उनके पैसा लगा हुआ था, तो लेकिन वो मतलब एक तरह से बर्बाद हो गए। और जाहिर है कोई भी हो जाएगा, बलात्कार के मामले में हो ही जाता है, और जब सरकार ही परेशान करने पे लगे तो कोई बात ही नहीं। फिर भी बलात्कार का मामला था तो उनसे किसी को कोई सहानुभूति हो नहीं सकती थी, कोई सहानुभूति नहीं थी। तो और जाहिर है जब तक कोर्ट में मामला नहीं क्लियर होता है तब तक आदमी आरोपी होता है। फिर भी बलात्कार का आरोप ऐसा है कि, और जाहिर है कोई पत्रकार अगर बलात्कार का आरोप लगेगा तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से यही कहेगा कि जब मैं कोर्ट से बरी हो जाऊंगा उसके बाद ही बात करूंगा। तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और पत्रकारिता में भी किसी ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया कि उनको फंसाया गया होगा। सब लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, अगर किया है तो फंसेंगे, नहीं तो कोर्ट में क्लियर हो जाएगा। तो वो ये मामला 2013 का है, और 2013 से वो मामला चलते हुए 2021 में गोवा में हुआ था। तो गोवा की अदालत में, गोवा के नीचे अदालत में चल रहा था, जिसमें भी, जहां भी चल रहा था, जिस अदालत में चल रहा था, उस अदालत ने तरुण तेजपाल को 2013 के मामले में 2021 में बरी कर दिया। बरी कर दिया मतलब ये भी कि जो जिसने आरोप लगाया था वो विक्टिम नहीं लगती है, उसके आरोपों में दम, माने क्या बोलते हैं, तारतम्य नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम सारी चीजें हैं। मैं नहीं कह रहा कि आरोप गलत होगा, लेकिन कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, और कोर्ट में जब प्रूव नहीं हुआ तो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। या अपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना है तो वो किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, किया जा गया होगा, जो कुछ भी है। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि, मैं ये जानता था कि वो मामला खत्म हो गया और तरुण तेजपाल बरी हो गए। लेकिन आज, मैंने आज नहीं, कल इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, और सरकार ने कहा, मैंने सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि उनका बरी किया जाना जो है पर्टर्बिंग, मतलब बहुत ही परेशान करने वाला है। तो अगर बलात्कार के आरोप में किसी को बरी कर दिया गया तो परेशान करने वाला है, हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश में ऐसे कितने मामले हैं, और कितने मामलों में सरकारी वकील जाके कहता है कि ये पर्टर्बिंग है, बरी कर दिया जाना, और तमाम मामलों में अपराधी बरी होते रहे। गुजरात दंगे के तो तमाम मामले में बरी हो ही गए। तो गुजरात दंगे के मामले में बरी हुए, उसका जो स्टिंग था, जिसमें लोगों ने स्वीकार किया कि किसने क्या कैसे किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिसने उसकी रिपोर्टिंग की, उसने, अगर उसमें बलात्कार का आरोप था या बलात्कार का आरोप सही भी है, तो वो अगर कोर्ट से बरी हो गया 13 के मामले में 21 में, तो 2026 में आज हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं? मतलब ठीक है, कोर्ट में समय लगता है, और 2021 में अगर बरी हो गए तो सरकार ने, या स्टेट कहा जाता है कि ऐसे मामलों में स्टेट दावा करता है, कंप्लेनेंट का तो कंप्लेंट आएगा ही, और कंप्लेनेंट को तो के खिलाफ, कंप्लेनेंट को न्याय दिलाने का काम सरकार का है या स्टेट का है, तो स्टेट वो मामले लड़ती है। तो जब तरुण तेजपाल बरी हो गए तो स्टेट का काम खत्म हो जाता है, या स्टेट अगर हार गई तो स्टेट उसको चैलेंज करेगी। तो ये 2021 में चैलेंज किया गया, नहीं किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन आज खबर छपी है कि हाईकोर्ट में इसको सरकार ने प्रेजेंट किया है, और सरकार ने कहा है कि ये परेशान करने वाला है, और सरकार चाहती है कि इसको हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हो। ठीक है, इसमें कोई सब दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, सब सामान्य है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो 2021 में बरी हो गए, और सामान्य तौर पर यह निर्णय किया गया कि बरी करने के निर्णय को अपील किया जाएगा, या उसको अपील की जाएगी उसके खिलाफ, तो यह निर्णय किसने किया? गोवा के अधिकारियों ने किया, लोकल लेवल पे किया, शिकायतकर्ता ने किया, तो सब ठीक है, सब सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सब लोकल ही था तो सॉलिसिटर जनरल क्यों अपीयर हो रहे हैं वहां?
और सॉलिसिटर जनरल अगर 21 के मामले में 21 में बरी किया गया और 26 में अपीयर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि सॉलिसिटर जनरल या सरकार की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि वो इस मामले को फिर से फंसाए, या उनको परेशान तो किया जा रहा है। अगर हाईकोर्ट में अपील होगी, हाईकोर्ट एक्सेप्ट करे ना करे वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर हाईकोर्ट में केस होगा तो जाहिर है इनको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से वकील करनी पड़ेगी, फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जाहिर है उस दौरान समय हमें जो खराब होता है वो सब होता है। तो अगर नियमतः वो सामान्य भी है तो 21 का मामला 26 में, और 26 में गोवा में ही अगर लोग प्रेजेंट हो रहे होते और वहीं सब हो रहा होता तो ठीक था। सॉलिसिटर जनरल को जाने की क्या जरूरत थी? सॉलिसिटर जनरल सरकारी वकील होते हैं जो जनता के पैसे से उनको पैसा मिलता है, उनको जनहित देखना है कि सरकार का हित देखना है। और अगर जनहित इसमें कहाँ है? अगर कोर्ट ने बरी कर दिया तो आपको लग रहा है कि बरी गलत किया गया, वाकई उसने अपराध किया था, तो ये 21 से 25-26 तक सरकार ने क्या किया और क्यों नहीं निपटा, और नहीं निपटा तो क्या अति नहीं है? ये सब तब मैंने कभी तरुण तेजपाल का पक्ष नहीं लिया, मैंने कभी तरुण तेजपाल के बारे में बात नहीं की। मुझे लगता था कि बलात्कार का आरोप है तो है, और जब ये कहा गया कि वो बरी हो गए तब भी मैं यही कहता रहा कि चलो संयोग से बरी हो गए या किस्मत से बरी हो गए, लेकिन इतना गंभीर आरोप कोई यूं ही नहीं लगाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दम होगा। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूं खबर तो मुझे लग रहा है कि वाकई कुछ नहीं था और फंसाया गया हो सकता है। अब फंसाया गया हो सकता है में कितनी ताकत है या कितना दम है या इसको कितना सत्य माना जाए, सरकार क्यों फंसाएगी किसी को, वगैरह वगैरह तमाम सारी बातें हैं। लेकिन मोदी सरकार जब पूरे संस्थान को फंसा सकती है और प्रवीण पुरकायस्थ जैसे व्यक्ति को फंसा सकती है जिसने तो कोई रिपोर्टिंग ही नहीं की थी या बहुत सामान्य रिपोर्टिंग कर रहे थे, या तहलका के मुकाबले उनकी रिपोर्टिंग बीजेपी के खिलाफ तो कुछ थी नहीं, और सिर्फ उनको नहीं फंसाया गया, उनकी तहलका के साथ भी वही हुआ था और इनके साथ भी हुआ, इनके कई पत्रकारों के यहाँ छापा पड़ा वगैरह वगैरह। तो अगर सरकार कबीर पुरकायस्थ को फंसा सकती है, और कबीर पुरकायस्थ के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि दम नहीं था, और यहाँ ये हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं, माने वो वाला तहलका के मामले में लोअर कोर्ट से ही मामला खत्म हो गया है, लोअर कोर्ट ने ही माना कि दम नहीं है, और खबर के अनुसार जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है कि जो कंप्लेनेंट है उसकी बातों में वो नहीं है और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता वगैरह, जो कोर्ट ने यकीन नहीं किया। तो वो सब अपनी जगह है, मैं नहीं कह रहा कि वो क्या है और या तरुण तेजपाल वाकई निर्दोष है, लेकिन तरुण तेजपाल को फंसाया भी गया हो सकता है, ये इससे लग रहा है न्यूज क्लिक के मामले से। और सिर्फ न्यूज क्लिक अकेला मामला नहीं, तमाम मीडिया संस्थानों को सरकार परेशान करती रही, तमाम पत्रकारों को परेशान किया जाता है, और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, मोदी सरकार ही नहीं, बीजेपी की सरकारें राज्यों में भी छोटे छोटे संवाददाताओं पत्रकारों को भी परेशान करती रही है, और कईयों को किया गया है। उसमें तहलका के तरुण तेजपाल को अगर परेशान किया जा रहा है तो सरकारी खर्चे पर सरकारी वकील क्यों कर रहे हैं, और सरकारी वकील का तो काम ये होना चाहिए कि वो सरकार को सलाह दे कि इस मामले में दम नहीं है और भद पिटेगी आपकी। अगर आप लोअर कोर्ट के फैसले को पढ़ेंगे और फिर सरकार की अपील देखेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है कि सरकार चाहती है कि तरुण तेजपाल को किसी तरह फंसाया जाए, और तरुण तेजपाल को फंसाने के लिए अगर सरकार सरकारी संसाधनों का, सरकारी पैसे का उपयोग कर रही है तो अति है। और जैसा मैंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल गुजरात कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं, या मैंने बॉम्बे में गुजरात हाईकोर्ट की पीठ में या कहीं बॉम्बे में प्रेजेंट हुए, तो गुजरात में या बॉम्बे में सॉलिसिटर जनरल दिल्ली से जाकर के प्रेजेंट हो रहे हैं, तो कोर्ट पे ये दबाव है कि भारत सरकार ये चाहती है कि आप इस मामले को देखिए, और कैसे दबाव डाला जाएगा। मैंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री चिट्ठी तो लिख के नहीं देंगे कि ये मामला हम चाहते हैं कि आप देखिए, ऐसा तो होगा नहीं, कहा ही जाएगा, वो भी इशारा और संकेत ही किया जाएगा। अगर सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट हो गए और वो दलीलें दे रहे हैं तो वो भारत सरकार की दलील है, तो भारत सरकार अगर दलील दे रही है, और अगर कोई गोवा का वकील प्रेजेंट होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल अगर इस मामले में कह रहे हैं तो जाहिर है कि तरुण तेजपाल को फंसाया जा रहा है, या तरुण तेजपाल ने जो रिपोर्टिंग की है उसका बदला निकाला जा रहा है। बदला बीजेपी निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, और तरुण तेजपाल वो निपटे, वो उनका काम है, लेकिन अगर सरकारी खर्चे पे निकाला जा रहा है तो जाहिर है उसका विरोध होना चाहिए, उस पर आपत्ति है, उस पर ऐतराज होगा, ऐतराज किया जाना चाहिए। और अगर सरकारी खर्च पे नहीं निकाला जा रहा है तो सॉलिसिटर जनरल क्या कर रहे हैं, रूटीन कोर्स में हो रहा होता तो वहां का कोई वकील देख लेता, जाहिर है वहां भी सरकारी वकील होंगे ही और होते ही हैं। तो अगर वहां के लोग नहीं देख रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल जाकर के वहां कह रहे हैं कि इसलिए इस मामले को फिर से देखा जाना चाहिए, तो जाहिर है कि वो कोर्ट पे दबाव डाल रहे हैं
कि ये किया जाए। और बीजेपी सरकार ये सब करती रही है, कई मामलों में किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर जब प्रधानमंत्री चले गए हैं तो सॉलिसिटर जनरल को गोवा भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भेजकर दबाव डाल रहे हैं। तो अगर तरुण तेजपाल दोषी हैं तो उनको कोर्ट से सजा होगी, होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके लिए कोई राहत की मांग नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोर्ट ने छोड़ दिया है और 2021 में बरी कर दिया था, तो 2026 तक सरकार क्यों जोर लगा रही है? और सरकार जोर लगा रही है तो जवाब तो सरकार से ही पूछा जाएगा और सरकार को ही देना चाहिए, खासकर तब जब न्यूज क्लिक मामले में ऐसा अभी हाल में हो चुका है। और न्यूज क्लिक मामले में भी सरकार से कोई सवाल नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है कि न्यूज क्लिक के मामले में ये सब क्यों किया गया था। तो सरकार मनमानी करे, सब कुछ करे, लेकिन किसी को बिला वजह तो नहीं फंसाए। और जो गलती कर रहा है, जो दोषी है, अपराधी है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो नहीं रही। तमाम अपराधियों का, बीजेपी या भाजपा के समर्थक तमाम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तमाम मामलों में जांच नहीं हो रही है, उसमें चंदा चोरी तक शामिल है। चंदा चोरी मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बना के छोड़ दिया गया। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन राज्य की पुलिस करती है, और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में गुजरात पुलिस बड़ी, गुजरात में दंगे के मामले में गुजरात की एसआईटी ने सब मामला खत्म कर दिया, और उसी को चैलेंज किया था तहलका की रिपोर्ट में, और जो स्टिंग से सबको सबूत के साथ है, मतलब सबकी सीडी है और सब सबूत है, और जिन लोगों ने कहा है उनकी गवाही है, सब कुछ है। तो उसके बावजूद तरुण तेजपाल को फंसा रहे हैं, और न्यूज क्लिक को फंसाने के बाद अरविंद केजरीवाल का मामला उदाहरण साफ है कि अरविंद केजरीवाल मतलब एक राजनीतिक पार्टी को, पत्रकार को, सबको सरकारी साधनों से फंसाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, और बीजेपी कह रही है कि हम लोकप्रिय हैं इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। मिश्रा जी, देखते हैं कौन लोकप्रिय है कौन अलोकप्रिय, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। तरुण तेजपाल के तो पीछे पड़ी है, लेकिन राम मंदिर का जो दान चोरी कर लिया उस पर कोई वो नहीं है। और उसमें सर आज एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि कल योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अब 15 दिन में या तो केंद्र सरकार उनसे कह दे कि हम तुम्हारे खिलाफ अब कुछ नहीं करेंगे, और या फिर जो लोग हैं उसके तार तो दिल्ली तक जुड़े हैं। ऐसा नहीं है इतना बड़ा हेर फेर, हजारों करोड़ का सर चंदा चोरी है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है, लोगों की दान के पैसे किसने चुराए हैं ये सवाल होना चाहिए, और जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस बार भाजपा की ये परीक्षा है, और हम तो कह रहे हैं विपक्ष को जिले जिले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए कितना चंदा चोरी हुआ है, और इस प्रकार से भाजपा भाग क्यों रही है। हर जिले में विपक्षी दलों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। आज हमारे साथ हमारे लाइव प्रोग्राम में आज एक जर्नलिस्ट थे गोवा के, अरविंद जी, वो एएनआई में भी हेड रह चुके हैं और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में हेड रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मुद्दा है अभी हाथ में, हर जिले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हर जिले पर जाके ये मुद्दा उठाए ताकि पूरा देश जान सके कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। और अगर असली चेहरा बता दिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी इसीलिए मीडिया को कंट्रोल कर रही है। और अगर विपक्ष जाके, मतलब विपक्ष क्यों करे, और जो इतना हो रहा है वो क्या कम है जो हम बता रहे हैं। उन्होंने ये किताब है वो क्या कम है, लेकिन इस किताब पे क्या कार्रवाई हो। राणा अयूब ने कई बार कहा कि मेरे पास सीडी है, मुझसे किसी ने मांगा ही नहीं आज तक, तो उसकी जांच ही नहीं होगी। जांच उसकी होगी जो सरकार के खिलाफ है। अरे फलाहारी बाबा ने मांगा कि मथुरा में चंदा चोरी हो रही है, उन पर एफआईआर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। चंपत राय का मामला भी विनीत नारायण ने बहुत पहले उठाया था, और विनीत नारायण के खिलाफ एफआईआर सब हो चुका है। और विनीत नारायण मतलब बहुत पुराने पत्रकार हैं, और उन्होंने सब किया था, मुझे मेरे पास सब उनकी खबरें सब है। और चंपत राय का मामला अब चूंकि चुनाव का मामला है, अखिलेश यादव ने उठा दिया है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन वो भी कुछ नहीं होगा। और जो हो रहा है वो योगी और केंद्र सरकार के टकराव में हो रहा है, वरना कुछ नहीं होना था। और अभी भी कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा। मुझे एक पैसे का यकीन नहीं है। तमाम मामले में कोर्ट से लोग बरी हो जाते हैं, और पूरा गुजरात दंगे में किसको सजा हुई? हजारों लोग मर गए, किसी को सजा ही नहीं हुई, और सब बरी हो गए, और सारी रिपोर्टिंग हुई है। तो जो रिपोर्टिंग कर रहा है उसको आप अभी तक नहीं छोड़ रहे हो। छोड़ देते तो मैं आज चर्चा नहीं कर रहा होता। तो आप उसको छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि वो गवाह है, उसके बाद सारा डिटेल है, तो आप उसको छोड़ नहीं रहे क्योंकि जब सरकार में नहीं रहेंगे तो फिर ये मामला आएगा, तो आप उसको पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं। वैसे ही जैसे आपने अरविंद केजरीवाल को किया,
और सरकार यही कर रही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को विरोध करने की जरूरत है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खबर ही नहीं छपेगी। राहुल गांधी की रैली कोटा वाली अच्छी हुई, खबर कहाँ छपी? और कहा यह जा रहा है कि अंग्रेजी में क्यों बोले। अरे वो जिससे बात कर रहे हैं वो जिस भाषा में बोलेगा उसमें बात करेंगे। और ये नहीं चर्चा है, तवलीन सिंह को ये चिंता नहीं है कि मोदी जी पर्ची देख के हिंदी में सवाल कर रहे थे और ट्रंप से एक सवाल अंग्रेजी में नहीं कर सकते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं। तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और सिर्फ सरकार का बुरा हाल नहीं है, सरकार के समर्थकों का भी बहुत बुरा हाल है। मतलब कहां से तवलीन सिंह चली आई और कहां से कह दिया कि अंग्रेजी में बोल रहे थे। तवलीन सिंह जिंदगी भर अंग्रेजी में पत्रकारिता करती रहे, उनका बेटा अंग्रेजी में किताब लिखता है और उसके बाद वो कह रहे कि राहुल गांधी को हिंदी में बात करना चाहिए। सर, अपनी अपनी भाषा की लड़ाई है, जो जिस भाषा की लड़ाई नहीं है, बदमाशी है और शैतानी है। भाषा की लड़ाई होती तो तवलीन सिंह को हिंदी से क्या लेना देना। वो जनसत्ता की तरफ मुंह नहीं करती थी, इंडियन एक्सप्रेस में थी तो जनसत्ता वालों की तरफ मुंह नहीं करती थी। अभी उनको हिंदी की चिंता हो रही है, मैं तो देखा है एक्सप्रेस में उनको। बिल्कुल, आपने तो सब देखा है और आपके सामने सब गुजरा है। तो फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। बिल्कुल, और फिर कल बात करेंगे आपसे। हमें इजाजत दीजिए। प्रणाम।